अजहर जमाल खान, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट दयाल इंस्टीट्यूशंस। जो सब्जेक्ट्स मैं ले रहा हूँ दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर किया था दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट, objectives of cost accounting and the advantages of cost accounting. I hope that the topics are very clear to all of you. Now in this lecture I'll be covering regarding the cost centers, what is the cost centers, its definitions, its types, classifications, cost unit, and the last and the most important is the difference between the cost accounting and the financial accounting. Again I'm saying that the difference between the cost accounting and the financial accounting is important because it's number of times being asked in the examinations, so that should be very clear to all of you. Now सबसे पहले मैं कॉस्ट सेंटर्स के बारे में आपको क्लियर तो करूंगा। अगर हम इसको कॉस्ट सेंटर्स को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट इज द कॉस्ट अंडर द सेंटर। अगर हम इसको डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान होगा। मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि टीचर का ये काम होता है कि टॉपिक को क्लियर करना, ना कि याद कराना आपको। अगर टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगी तो हमेशा के लिए आपके लिए एसेट बन जाएगी। याद करके आप 2 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन अगर क्लियर रहेगी तो हमेशा हमेशा आपके जहन में वो प्रिजर्व हो जाएगी। तो कॉस्ट सेंटर, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो समझना आसान होगा। पहला कॉस्ट है, तो कॉस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट बेसिकली कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, उन रिसोर्सेज को अगर जो सर्विसेज दे रहे हैं रिसोर्सेज, उनको अगर मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करें तो वो जो मॉनेटरी वैल्यू आती है दैट इज द कॉस्ट। जैसे मैंने बताया था कि जो है आप प्रोडक्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, अब मैं रिसोर्स हूं, तो मैं जो अपनी सर्विस दे रहा हूं इसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे सैलरी दे रही है दैट विल बी द कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज द कॉस्ट। और सेंटर को अगर हम डिफाइन करें तो सेंटर, अगर एक जनरल टर्म्स में सेंटर को डिफाइन करें तो सेंटर मींस कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, कलेक्शन ऑफ मशीनरीज, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ पीपल्स, गैदरिंग ऑफ पीपल्स, कलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट्स या सिंगल डिपार्टमेंट भी हो सकता है, दैट इज द सेंटर, एक जगह। तो अगर हम इसको क्लब करें समझने के लिए तो कॉस्ट सेंटर बेसिकली मींस कि वो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स जहां से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉस्ट एराइज हो रही है, वो रिसोर्सेज जहां से कॉस्ट एराइज हो रही है, तो दैट विल बी द कॉस्ट सेंटर टू द ऑर्गेनाइजेशंस। बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि आपको बोर्ड पे डिस्प्ले भी होगी, मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं, लेकिन वो डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको समझाया है दैट इज ऑल टुगेदर, दैट इज एनी यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सेलेक्टेड विद अ व्यू टू एक्यूमुलेटिंग ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट। द यूनिट में बी अ प्रोडक्ट, अ सर्विस, division, department, section, a group of plant and machinery, a group of employees or a combination of several units. It's very clear in the definition that इन सबको अगर हम एक साथ क्लब करेंगे और जहां से कॉस्ट एराइज होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेस्ट एग्जांपल है फैकल्टीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द वन ऑफ द कॉस्ट सेंटर। ये एक कॉस्ट सेंटर है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो सर्विसेज दे रहे हैं और इन पे जो कॉस्ट एराइज हो रही है, तो कलेक्टिवली दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉस्ट सेंटर। फैकल्टी इज अ कॉस्ट सेंटर। अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इज अनदर डिपार्टमेंटल कॉस्ट सेंटर, जहां आपके लिए बुक्स अरेंज कराई जाती हैं, जहां आपके लिए जो है लिटरेचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहां आपके लिए जो है रिसर्च पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, न्यूज पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मैगजीन्स, ताकि आपकी नॉलेज इन्हांस हो। तो वो सारी जो कॉस्ट एराइज हो रही है उनको प्रोवाइड करने में दैट विल बी योर अनदर कॉस्ट सेंटर। तो आई होप कि कॉस्ट सेंटर्स बहुत हद तक हमको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन, इसको भी क्लासिफाई किया गया है कॉस्ट सेंटर्स को अलग अलग इसमें। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर है इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। नाम से ही बहुत क्लियर है कि ये वो कॉस्ट सेंटर है जहां पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट एराइज होती है दैट इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अनदर इज सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर वो सेंटर है जो डिपार्टमेंट्स गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिपार्टमेंट। अगर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज एक पेन प्रोड्यूस कर रहा है, उस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जहां पे सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह और लेबर वगैरह इकट्ठा करके जो है प्रोडक्शन किया जाएगा एक पेन का। लेकिन उसमें मशीनरीज भी होंगी,
अब उन मशीनरीज को कभी वक्त पे जो है रिपेयर की या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए एक अलग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया है ऑर्गेनाइजेशन ने कि कभी भी कोई मशीन अगर खराब हो जाती है, उसको ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो सर्विस डिपार्टमेंट, वो जो आपका मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिपार्टमेंट है, वो अपनी सर्विस देगा। तो उस पर जो कॉस्ट अराइज होगी दैट विल बी योर सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो वो एक अलग है और प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एक अलग है। तो जहां प्रोडक्शन हो रही मशीन आपके पेन की, दैट विल, वहां पे जो कॉस्ट अराइज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। और जो डिपार्टमेंट जो सर्विस दे रहा है उसको बूस्ट अप करने के लिए उसको जो जरूरतें हैं उसकी सर्विसेज दे रहा है, उसको वहां जो कॉस्ट अराइज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज सर्विस कॉस्ट सेंटर। इन द सेम वे इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर एक है। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर जो मशीनरीज, इक्विपमेंट्स या लोकेशंस, कहीं दूसरे लोकेशंस पे जो है हमारा काम चल रहा है, वहां पे जो एक्सपेंसेस अराइज होंगी, खर्चे कॉस्ट अराइज होंगे, दैट विल बी कॉल्ड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। अनदर इज योर पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर वो है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल, आप ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उन पे जो कॉस्ट अराइज हो रही है दैट विल बी पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इसका एग्जांपल जो मुझे समझ में आता है बेस्ट है, सपोज दैट कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे लेबर्स को इकट्ठा किया जाता है और सप्लायर्स इकट्ठे होते हैं और वो अपनी सर्विसेज को देते हैं बिल्डिंग को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में। तो उन पे जो वो जो पर्सनल, वहां पे सिर्फ आप देखेंगे ज्यादा, अगर आप इंडिया में हमारे यहाँ लोकल में देखेंगे तो ज्यादा मशीन का नहीं बाकी पर्सन का इस्तेमाल होता है। तो उन पे जो कॉस्ट अराइज हो रही है दैट विल बी पर्सनल कॉस्ट सेंटर। अनदर इज योर प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर मीन्स कभी कभी ऐसा होता है जो रॉ मटेरियल एक मशीनरी से एंटर करता है और फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस होके जो है अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस होके वो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है। तो ऐसी अगर कोई चेन है मशीनरीज की जहां पे एक बार रॉ मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और ऑटोमेटिकली वो मशीन से मशीन, दूसरी मशीन से होकर जा रहा है, अलग अलग मशीन का अलग अलग प्रोसेस है। तो ऐसा अगर कोई डिपार्टमेंट है या सेंटर है जहाँ पे प्रोसेस होके जो है हमारा रॉ मटेरियल जाता है फिर फिनिश होकर निकलता है, ऑटोमेटिकली फिनिश होकर निकलता है, तो ऐसे उसमें चेन में जो भी कॉस्ट अराइज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं हर जगह। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, गुड्स की सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें ये सारे कॉस्ट सेंटर हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे प्रोसेस कॉस्ट सेंटर सिर्फ अराइज होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर के साथ, कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर अराइज होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर के साथ, कहीं पर्सनल कहीं इम्पर्सनल होता है। लेकिन ये क्लासिफिकेशंस है, आपको पता होना चाहिए कि किस ये जो कॉस्ट सेंटर जो ये बना हुआ है, जो अराइज हो रही है जहां से कॉस्ट, वो किस क्लासिफिकेशन में आता है। मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये जितने भी क्लासिफिकेशन मैंने बताए हैं, ये सारे क्लासिफिकेशंस जो है जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ अराइज हो। किसी में 2 हो सकते हैं कॉस्ट सेंटर, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 1 ही हो सकता है कॉस्ट सेंटर, लेकिन क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो कॉस्ट सेंटर ये एक ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपेरिजन में हेल्प करती है। मैं पहले आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूं, उसके बाद जो है फिर जो कि आपके बोर्ड पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और यूनिट ऑफ सर्विस फॉर विच कॉस्ट आर असरटेन्ड थ्रू मींस ऑफ कॉस्टिंग प्रोसेस, दैट इज एलोकेशन, अपॉर्चमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। अगर आप इसको एलिब्रेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं अगर आपको एक नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करूं कॉस्ट यूनिट क्या होती है, तो इसका एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। जब हम फूड मार्केट में जाते हैं, फ्रूट्स मार्केट में जाते हैं, तो फ्रूट्स मार्केट में जाके हम अगर सपोज दैट हम सेब ले रहे हैं, तो हम वेंडर से ये नहीं कहते हैं कि एक सेब कितने में पड़ेगा, बल्कि हम ये कहते हैं कि पर केजी क्या कॉस्ट है, इसकी क्या कीमत है। सपोज दैट वो कहता है 100 रुपीज पर केजी, तो दैट मीन्स द 1 केजी सेब, जो भी हम एप्पल जो ले रहे हैं केजी, उसमें अगर 10 एप्पल्स आ रहे हैं तो उन टोटल 10 एप्पल की कॉस्ट जो होगी वो दैट विल बी योर 100 रुपीज। तो दैट इज योर पर यूनिट। जब भी कुछ भी प्रोडक्शन होता है उसको हम यूनिट में मेजर करते हैं। वो यूनिट केजी में हो सकता है, वो यूनिट जो है लीटर में हो सकता है, टन में हो सकता है, मीटर्स में हो सकता है, लेंथ में हो सकता है। तो ये यूनिट जो है हमको कंपैरिजन में हेल्प करती है और हमें ये कैलकुलेशन में हेल्प करती है कि क्या इसकी कॉस्ट है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आ रही है। जैसे अगर आप देखेंगे शुगर मिल में देखेंगे, तो शुगर मिल में जो यूनिट का पर यूनिट का कन्वर्जन है वो कुंटल में होता है। टेक्सटाइल मिल में जाएंगे तो मीटर क्लोज, अगर आप किसी
गारमेंट्स शॉप पे जाएंगे और आप जो है कपड़ा लेना चाहेंगे, तो रेडीमेड कपड़ा नहीं, जो थान में होता है, तो आप हमेशा उसे पूछेंगे कितना मीटर कॉस्ट है इसकी, तो वो मीटर बताए, वो पर मीटर जो है दैट इज योर यूनिट कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉथ, तो दैट हेल्प्स इन कंपैरिजन। नाउ नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग इससे पहले वाले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली वो अकाउंटिंग है जो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको प्रॉपर तरीके से, शेड्यूल तरीके से रिकॉर्ड करना और एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड जो है उसको उस रिकॉर्डेड फॉर्म में शो करना और उससे प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी क्या कॉस्ट अराइज हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो दे आर बोथ वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। अगर हम इसको हेड वाइज अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम देख सकते हैं दैट इज नीड ऑफ अकाउंट्स, दैट इज इसकी जरूरत कहां पड़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर हम देखें तो इसकी जरूरत हर उस ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है जहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, चाहे वो ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग में जो गुड्स और सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस होती, ट्रेडिंग हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपके अदर सर्विसेज हो गए, हर जगह जरूरत पड़ती है। तो अगर हम नटशेल में इसको कहें तो मैं ये कहूँ कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही इसकी जरूरत होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी होता है इसको और उसकी जरूरत वहां पड़ती है। सेकेंड इज रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है प्रॉपर तरीके से, ये इसका बहुत बेसिक टूल है। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गया, इसको डिवाइड करके रिकॉर्ड करता है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपके एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करता है, आपके इनकम्स को भी रिकॉर्ड करता है और एट द एंड जो है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके बताता है। तो दैट इज द अनदर डिफरेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसकी जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली इंटरनल यूज के लिए होती है, मैनेजमेंट की यूज के लिए होती है। मैनेजमेंट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए ये कैलकुलेट करता है कि क्या कॉस्ट आई है और अगर कहीं ज्यादा आई तो उसको कैसे कंट्रोल करें। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए है। मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मैनेजमेंट भी यूज करता है अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, एज वेल एज जो एक्सटर्नल है का ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई, ये सब भी, या कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। ये सब यूज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को अपनी स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जैसे भी हो। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जैसे मैंने पहले बताया कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करना है डिफरेंट स्टेजेस। कोई भी प्रोडक्शन जब हम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो वेरियस स्टेजेस पे होकर गुजरता है। हर स्टेज पे कितनी कॉस्ट अराइज हो रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि हम अगर एंड पे, जैसे मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्शन है वो 10 स्टेजेस से होकर गुजरता है और उसको गुजरने में तकरीबन 2 महीने लगते हैं, मींस प्रोडक्शन में 2 महीने लगते हैं। अगर हम एंड पे कॉस्ट ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये, और वो कॉस्ट ज्यादा अराइज होकर आई है तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस स्टेज पे कॉस्ट ज्यादा अराइज हुई है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्टेज वाइज उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें उस जिस स्टेज पे कॉस्ट ज्यादा अराइज होगी उस स्टेज पे हमको उसको कंट्रोल करना आसान होगा, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे वहां पे, ना कि हम पूरे स्टेजेस को फिर से उसको जो है एनालाइज करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है डिफरेंट स्टेजेस पे जो है कॉस्ट को कैलकुलेट करता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका कंसर्न नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करता है ओवरऑल। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए है। तो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट उसको चाहे तो डेली बेसिस पे कॉस्ट को एनालाइज कर सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वीकली बेसिस पे कर सकता है, मंथली बेसिस पे कर सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली बेसिस पे कर सकता है। जनरली जो है ये वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे एनालाइज होती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो आप हाफ ईयरली या एनुअली बेसिस पे इसको एनालाइज करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेट्स वर्सेस एक्चुअल। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है हम एक्चुअल
डाटा जो उसको भी यूज करते हैं और कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स भी यूज करते हैं ताकि जो फ्यूचर बजटिंग कर सके, प्लानिंग कर सके। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे हिस्टोरिकल डाटा यूज होते हैं। जो हो चुका उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। जो हो चुका उसको रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करते हैं, दैट इज जो हो चुका वो हिस्टोरिकल डाटा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है हम जो है एक्चुअल डाटा यूज करते हैं अपने कैलकुलेशंस में। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो करंट कॉस्ट एराइज हो रही है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो स्टॉक हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, अगर उस स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे तो करंट कॉस्ट पे करेंगे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करंट कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो लीस्ट होगा उसको हम यूज करते हैं स्टॉक को वैल्यूएशन करने में। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, ये अगला हेडिंग है जो हमको डिफरेंशिएट करता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इंटरनल यूज के लिए है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजमेंट का अपना इंटरनल कंसर्न है, वो चाहे तो इसको बनाए, इसको ना बनाए, और कब बनाए, कैसे बनाए, वो उसके मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग है एज सच। एक बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन एज सच कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इंटरनल यूज के लिए है, इसको जो है कॉम्पिटिटर नहीं यूज करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम देखें तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट भी यूज करता है, ओनर भी यूज करता है, एम्प्लॉय भी यूज करते हैं, जो कि इंटरनल है, प्लस एक्सटर्नल भी यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके कॉम्पिटिटर भी यूज करते हैं, कंज्यूमर भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट भी यूज करती है फ्रेम आउट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट, लीगल कंप्लायंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं, कोई लीगल प्रेशर नहीं है कंपनी एक्ट में। कुछ कंपनीज को छोड़कर बाकी कंपनीज चाहे तो कॉस्ट अकाउंटिंग को स्ट्रक्चर को फ्रेम आउट करके कर सकती हैं, अपना कंट्रोलिंग कर सकती हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जो है मैंडेटरी है, लीगल कंप्लायंसेस मैंडेटरी मींस हर ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी रजिस्टर्ड है, जो भी वर्किंग कर रही है, उसको जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना दिया गया कंपनीज एक्ट में। उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको अपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को फ्रेम आउट करना है और उसको शो करना है। तो दैट इज अ लीगल कंप्लायंसेस। नेक्स्ट इज लास्ट इज प्रेजेंटेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम फ्रेम आउट करते हैं तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट्स का, डायग्राम्स का, ग्राफ्स का, टेबल्स का, स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं समझाने के लिए, अपने इंटरनल यूज के लिए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो बना दिया गया है कंपनीज एक्ट के जरिए, उसी स्ट्रक्चर में आप उसको प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए आप चार्ट, ग्राफ, डायग्राम सब कोई मैंडेटरी नहीं बनाना, लेकिन इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये आज हमारा जो था ये डिफरेंस था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा दैट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम उस लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने का, दैट इज द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग जिस पूरे बेस पे जो डिपेंड है वो कॉस्ट पे डिपेंड है। और कॉस्ट किन किन फैक्टर से अराइज होती हैं, कंपोनेंट से अराइज होती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं। इनको कैसे डिवाइड किया गया है, अगर हम ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को समझ जाएंगे तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ही बेस है इस पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का। आप जितने भी अभी यूनिट्स पढ़ेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आप ये देखेंगे कि सब उसी पे बेस है, सारे वही टर्म्स आ रहे हैं, उनका यूजेस कहीं अलग अलग है। तो वो यूजेस तो हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को ही नहीं समझ पाए कि मटेरियल कॉस्ट क्या हो सकती है, लेबर कॉस्ट क्या हो सकती है, ओवरहेड कितने तरह के हो सकते हैं, तो वो चीजें हम उसको उस वक्त उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं सिर्फ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि वो मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। थैंक यू।